आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा वणक्कम। चेन्नई से मैं नवजागरण पेज पर आज आपका ईश्वर करुण। मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि कुछ तकनीकी कारणों से कुछ विलंब हुआ और इस विलंब के लिए हम ये कह सकते हैं कि ज़िम्मेवारी तकनीकी को है और उस तकनीकी के कारण ही हम थोड़े विलंब हुए हैं। मैं अपने यहाँ पर आ रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, वणक्कम करता हूँ और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं और हमारी डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी जी, अरे वाह! वणक्कम माँ, आपको बहुत-बहुत नमस्कार मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, चेन्नई से हमारे राजकुमार जी भी आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को अब अपनी बातें बताना चाहूँगा कि मैं चेन्नई में हूँ और मेरा नाम ईश्वर करुण है। लिखने पढ़ने का शौक है, गीत लिखता हूँ, कुछ कविताएँ, कुछ गज़लें, कहानियाँ और अमूमन जो साहित्य का विद्यार्थी होता है वो कुछ न कुछ लिखता ही रहता है, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ और इस तरह से सारा कुछ चलता है, लिखता हूँ। आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि आप कृपया इस पेज को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर शेयर करें, तो मेरी बात कुछ और लोगों तक भी पहुँचेगी, मैं कुछ और लोगों तक भी पहुँचूँगा और नवजागरण प्रकाशन की बातें, नवजागरण प्रकाशन का यह पेज और आगे बढ़ेगा। कुमुद वार्ष्णेय जी हमारे चेन्नई से जुड़ गई हैं, वणक्कम आपको भी, बहुत-बहुत वणक्कम, बहुत स्वागत। और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले आधे घंटे 15 या 30 मिनट हम आप अच्छी तरह से कुछ न कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें करते रहेंगे और ये आयोजन अच्छा रहेगा। ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें सुनाऊँ, अच्छी-अच्छी बातें सुनाऊँ, अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनाऊँ, अच्छे-अच्छे गीत सुनाऊँ, तो ये मेरी कोशिश तो होगी। और मैं जो देख रहा हूँ हमारे जुड़ गए हैं काफ़ी लोग हमारे और इन सारे मित्रों का जो प्रतिक्रिया ये सब आ रही है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ और अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इधर हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत और स्वागत के साथ-साथ ये गीतों की तैयारी। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को आज गीत सुनाना चाहूँगा, मैं आज एक बिल्कुल नए तेवर के कुछ गीत। यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि चेन्नई हमारा जो है थोड़ा-सा परेशानी में है और ये दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली परेशानी में है वैसे ही चेन्नई भी कुछ परेशानी में है और ये परेशानी जो है वो कोरोना के कारण है। कोरोना की जो भयावहता है वो है और मैं चेन्नई में पिछले 35 वर्षों से हूँ, चेन्नई के अपने घर में हूँ और इस कोरोना काल में भी देश के जो प्रबुद्ध श्रोता हैं उन तक अपनी चीज़ें, अपनी रचनाएँ, कविताएँ सुना के और उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़्यादा उनको अच्छी लगती हैं। तो ये मेरा प्रयास रहता है। तो आइए आप सबको एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रा आप सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए और कुछ बातें हमारी गुफ्तगू, हमारी चीज़ें सब लोगों तक पहुँच जाएँगी। और मैं आज आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अभी का जो ये दौर चल रहा है, वो ऐसा दौर है मेरे दोस्तों कि इस दौर में बहुत सारे दोस्त इस समय लाइव आए हुए हैं और आपको वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, कई जगह जाना है और उनमें जो भी क्वालिटी वाला कार्यक्रम होगा या जो आपकी रुचि का कार्यक्रम होगा या जहाँ से आप जुड़े होंगे दिल से, वहाँ आप ज़्यादा देर समय देंगे और आप उसका आनंद लेंगे। तो ये जो एक नई तकनीक और नया क्षेत्र साहित्य के लिए खुला है, मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ के मुझे भी अवसर देने के लिए नवजागरण प्रकाशन का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ, राजकुमार अनुरागी जी, जो युवा प्रकाशक हैं और जिन्होंने बड़ा अच्छा लगा आज जब उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि लगभग 200 पुस्तकों का प्रकाशन वे कर चुके हैं और इन 200 पुस्तकों के प्रकाशन में कहिए कि उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। चेन्नई के साहित्यकारों को भी उन्होंने प्रश्रय दिया है
महत्व दिया है, स्थान दिया है और इस तरह से कहिए कि जो अ, उन्होंने जो हमें और हमारे चेन्नई के मित्रों को दिया है, तो वो बड़ी ही खुशी की बात है। और आइए तो मैं आपको अब सीधे-सीधे गीतों पे ले चलूँ। तो आज मैं पहले तो आपको एक गीत सुना देना चाहता हूँ और जो मैं कह रहा था दोस्तों, वो ये कह रहा था कि एक ओर तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप दूसरों को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि अगर आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें नहीं हैं, नए गीत नहीं हैं, नए ग़ज़लें नहीं हैं, नया विषय नहीं है, तो बहुत दूर तक आप नहीं जा पाएँगे। और ये जो है, इसने ये सिद्ध कर दिया है कि जिस दिए में तेल होगा, वह दिया बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साहित्यिक और कवित्व का जो सही सद्गुण है कविता में, वो अगर कविता है, तो लोग सुनते हैं, लोग सुनेंगे और नहीं तो फिर तो आप भी आए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए आके और फिर आप यहाँ से निकल जाएँगे। क्योंकि आपके ऊपर प्रतिबंध तो है नहीं। तो दोस्तों ये मुहिम इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूँकि मैं एक प्रकाशन समूह के पेज पे हूँ, तो इसलिए मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये एक ऐसा दौर है जबकि पुनः एक बार अच्छे साहित्य का, अच्छी कविताओं का ख़ास करके मंच पर जो बहुत सारी चीज़ें आने लगी थीं और जिन्होंने श्रोताओं के टेस्ट बिगाड़े, श्रोताओं के अभिरुचि को एक तरह से कहिए कि डिविएट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रही हैं और अच्छी रचनाएँ, अच्छी कविताएँ सुनने को श्रोताओं को मिल रही हैं। तो कोरोना का ये पीरियड इस मायने में मैं कहूँगा कि बहुत ही भाग्यवान भी है, बहुत अच्छा भी है। तो सबसे पहले मैं हम एक बार फिर उम्मीद है कि आप सब जुड़ गए होंगे, बाकी जो लोग हैं वो भी जुड़ जाएँगे। तो ये जुड़ जाने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊँगा कि हाँ, अब मुझे अपनी कविता सुनानी है और बहुत सारे दोस्तों को सुनानी है। तो सीधे-सीधे फिर एक बार आपको नमस्कार और नमस्कार के बाद मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी ये पहली रचना आप लोग पसंद करेंगे और ये पहली ही रचना जो है, वो आज मैं आप लोगों को एक विशेष कहूँ कि कविता का एक विशेष क्षेत्र मैंने भारतीय परिवेश में जो कुछ हमारे ये हैं, क्या कहें कि चरित्र प्रेम के क्षेत्र में हों, उन पे मैंने कुछ कविताएँ लिखी हैं और वो कविताएँ अभी तक मैं कई जगह फ़ेसबुक पे आया हूँ, लाइव आया हूँ, वो आज पहली बार सुना रहा हूँ और वो इसलिए कि मैं इस बात का ख़्याल रख रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि यह जो पेज है, वो एक प्रकाशन समूह का पेज है। इससे जुड़े हुए तमाम लोग लेखक होंगे ही, साहित्यकार होंगे ही, अपने आप में अच्छी कविता के परख वाले होंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को एक कविता एक बार पुनः आप सभी लोगों से क्यों नहीं मेरी ये गुज़ारिश, मेरा ये निवेदन, मेरा ये अनुरोध है कि आप सब एक बार फिर से जो-जो अपने-अपने दोस्तों तक को कर सकते हैं शेयर, इसे शेयर कर दें ताकि मुझे पढ़ने में मज़ा आए। तो आइए आपको मैं अब जो पहली कविता आज सुना रहा हूँ, वो है महुआ घटवारन। महुआ घटवारन के बारे में आप सब कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी ने फणीश्वर नाथ रेणु की फ़िल्म तीसरी कसम अगर आपने देखी होगी, तो तीसरी कसम में महुआ घटवारन का ज़िक्र आता है और जब हीरामन पूर्णिया शहर से जा रहा है, वो आगे जहाँ नौटंकी है और जहाँ हीराबाई को ले जाना है, तो रास्ते में वो गीत सुनाते हुए उसे यह भी बताता है, यह घाट जो है, ये घाट महुआ घटवारन का घाट है और इसी घाट पे वो महुआ घटवारन हुआ करती थी। तो दोस्तों महुआ घटवारन के बारे में और बहुत जगह उल्लेख नहीं मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने उल्लेख किया और मेरी कोशिश ये रही कि प्रेम गीत लिखते समय हम अपने यहाँ के जो हमारे चरित्र हैं, उनको लेकर के हम चलें। क्योंकि आयातित व्यक्तित्व चरित्र तो हमारे यहाँ हैं, लैला मजनू आयातित हैं हमारे यहाँ, रोमियो फ़ैराद आयातित हैं, यहाँ के जो हमारे रहे हीर रांझा रहे, यहाँ के जो रहे सोहिनी महिवाल रहे, यहाँ के रहे ढोला मारू रहे, यहाँ के ऐसे कई रहे। उसी में से एक प्रेम कथा की नायिका हमारी महुआ घटवारन है। बिल्कुल सीधी-सादी गाँव की महुआ जो घाट पे रहती थी और जिसके पिता घटवार थे
तो शायद इसलिए उसका नाम महुआ घटवारन था। तो महुआ घटवारन जो है, शायद इस तरह की चीज़, इस तरह की कविता आपने नहीं सुनी होगी। मैंने सुना है कि एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने ये ज़रूर किया है कि महुआ घटवारन को केंद्र में रख के शायद उन्होंने कोई ये लिखा है उपन्यास। लेकिन उस उपन्यास के अलावे जो जहाँ तक मुझे पता है कि कविताओं में बहुत कम महुआ घटवारन पे आपने देखा होगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मुझे लगता है क्या कि अ, वो मैं अब आपको सुनाता हूँ। तो आप सुनिए। तो महुआ घटवारन बिल्कुल ग्रामीण अंचल की एक प्रेम के क्षेत्र की नायिका है, और जिसे हीरामन जैसा नायक अपनी यादों में बसा के रखता है। आज भी अगर आप लोगों में से पूर्णिया से अगर आप लोग वहाँ जाएँगे, जो उस दौर का एक राज परिवार था, तो ये 17 किलोमीटर की यात्रा जो करता है हीरामन बैलगाड़ी में, वहीदा रहमान के साथ, तो हीरा के साथ, उसमें वो हीरा है, और वो जब वो कहानी सुनाता है, तो आइए उस प्रेम की नायिका जो हमारी मिट्टी से उपजी है, भारतीय मिट्टी, भारतीय परिवेश और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश से जो एक नायिका उपजी, उस नायिका को समर्पित मेरा ये गीत सबसे पहले आप सभी को आज पहली बार मैं सुनाने की आज्ञा चाहूँगा। तो आशा है अब आप आज्ञा ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जुट गए हैं और वो धीरे-धीरे जुटेंगे। तो आइए सबसे पहले महुआ घटवारन का घर ढूँढे से नहीं मिला। महुआ घटवारन का घर ढूँढे से नहीं मिला, शहर गाँव परगन्ना ढूँढा, ढूँढा जिला-जिला, महुआ घटवारन। दोस्तों, प्रेम की इतनी बड़ी चरित्र है वो महुआ घटवारन, और जिसके बारे में ये सारी चर्चाएँ हैं। लेकिन जब आप उस रास्ते से गुज़रेंगे, तो आपको महुआ घटवारन का घाट तो लोग बता देंगे कि ये महुआ घटवारन का घाट है। लेकिन महुआ घटवारन किस गाँव की थी? महुआ घटवारन का घर कहाँ था? ये सारी चीज़ें काल के गाल में समा गई हैं, और कोसी के किनारे महुआ घटवारन की घाट ही एकमात्र उसके प्रेम की निशानी बच गई है। तो उसी को केंद्रित करते हुए, चूँकि देश भर के हमारे बहुत सारे मित्र सुन रहे हैं, जिनका नाम मैं देख रहा हूँ, तो वो सब को मैं धीरे-धीरे एक बार ज़रूर संबोधित करूँगा जब देखूँगा तो। तो देखिए कि एक हमारे यहाँ की प्रेम नायिका ऐसी है जिसके नाम पे सिर्फ़ घाट है। वो किस गाँव की है मालूम नहीं है। वो घटवारन है इतना ही मालूम है, कोसी के किनारे की है, और वो ग्राम्यांचल की देखिए। तो महुआ घटवारन का घर ढूँढे से नहीं मिला। महुआ घटवारन का घर ढूँढे से नहीं मिला, शहर गाँव परगन्ना ढूँढा, ढूँढा जिला-जिला, महुआ घटवारन का घर ढूँढे से नहीं मिला। और महुआ का देखिए उसमें कि सुनता हूँ था यहीं कहीं उसका घर उसका पनघट। सुनता हूँ था यहीं कहीं उसका घर उसका पनघट, जोहा करती बाट बैठ परदेसी का कोसी तट। जोहा करती बाट बैठ परदेसी का कोसी घट तट, देखा नहीं किसी ने फिर भी सुनते सभी कहानी। देखा नहीं किसी ने फिर भी सुनते सभी कहानी, और वह निश्चल प्रतिमूर्ति प्रेम की मीरा सी दीवानी। वह निश्चल प्रतिमूर्ति प्रेम की मीरा सी दीवानी, जाने कोसी निगल गई, जाने कोसी निगल गई या खुद ही गई विला, महुआ घटवारन का घर ढूंढे से नहीं मिला। अरे जाने कोसी निगल गई या खुद ही गई बिला, महुआ घटवारन का घर ढूंढे से नहीं मिला, महुआ घटवारन का घर ढूंढे से नहीं मिला। एक और छंद देखिए कि हसरत पाल रहा बरसों से मिलती जो एक बार, हसरत पाल रहा बरसों से मिलती जो एक बार, प्यार भरी आंखों से लेता उसको जरा निहार, उसके परदेसी का परिचय उसके मुंह से सुनता, और सुनकर उसकी परिभाषा में प्रीत मीत को गुनता, और अपने हाथों देती, देखिए मेरी एक अभिलाषा, कि अपने हाथों देती जो वह पानी मुझे पिला, महुआ घटवारन का घर ढूंढे से नहीं मिला, महुआ बटवारन का घर ढूंढे से नहीं मिला। और अंतिम में देखिए कि मेरे मन मंदिर में अटकी है महुआ घटवारन, मेरे मन मंदिर में अटकी है महुआ घटवारन, और नशे जवानी की छटकी है जब हुए आए यौवन दिन, और जब से हुआ जवान
वही प्रीत का कारक है और वही प्रीत का कारण, उसकी गाथा के आगे मैं झुका रहा हूं माथा। और यही मैया घटवारिन का है कि अंत में कि महुआ घटवारिन का घर ढूढ़े से नहीं मिला। नगर गांव पर गन्ना ढूढ़ा, ढूढ़ा जिला जिला, महुआ घटवारन का घर ढूढ़े से नहीं मिला, महुआ घटवारन का घर ढूढ़े से नहीं मिला। तो दोस्तों, आप सभी जुट गए हैं और मैंने महुआ को समर्पित ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाई। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें ज़रूर पहुंचा रहा हूं। 1-2 मिनट में अब मैं जो दूसरा चरित्र आपके सामने आज ही मैंने वो पोस्ट किया है, वो गज़ल। इसके बाद मैं आप लोगों को जो ले चलूँगा, एक तो मैंने अभी आपसे महुआ घटवारन की कथा बताई और महुआ घटवारन पर केंद्रित अपनी मैंने रचना आपको सुनाई। अब आगे एक और रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। ये है अनारकली। अनारकली पर लिखी हुई मेरी गज़ल आज ही बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। मैंने इसे पोस्ट किया है, कुछ मित्रों ने इसे देखा है। आप सभी भी इसका आनंद लीजिए। ये है अनारकली के नाम। और इस अनारकली गज़ल को लिखने के पीछे अभी इस लॉकडाउन में बैठे-बैठे मैंने देखा एक अनारकली ऑफ आरा। तो अनारकली ऑफ आरा में बहुत ही अच्छे ढंग से जो फ़िल्माया गया और अनारकली का जो चित्रण है, आधुनिक अनारकली का, जो आज भी संघर्ष उसके हिस्से में है, उसके तकदीर में है। तो वो सुन के और वही उत्साह मेरी इस गज़ल का, तो आप लोग ज़रा सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया से भी मुझे अवगत कराइएगा। चूँकि इस पे कुछ प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा उत्साह कम हो रहा है। फिर भी आप लोग एक बार इसको देखिए, सुनिए। शाम गमगीन है अनारकली, शाम गमगीन है अनारकली, दर्द नमकीन है अनारकली, कि शाम गमगीन है अनारकली, शाम गमगीन है अनारकली, दर्द नमकीन है अनारकली, हुस्न के पाँव में है जंजीरें, हुस्न के पाँव में है जंजीरें, इश्क स्वाधीन है अनारकली, इश्क स्वाधीन है अनारकली, दर्द नमकीन है अनारकली, शाम गमगीन है अनारकली, जिंदगी भर तुम्हें बदारो ना, जिंदगी भर तुम्हें बदारो ना, जुर्म संगीन है अनारकली, जुर्म संगीन है अनारकली, जुर्म संगीन है अनारकली, दर्द नमकीन है अनारकली। एक और शेर देखिए कि गम रहेगा नहीं अलग तुमसे, गम रहेगा नहीं
अलग तुमसे गम भी शौकीन है, अनार कली गम भी शौकीन है, अनार कली दर्द नमकीन है, अनार कली शाम गमगीन है, अनार कली। एक और शेर देखिए कि जो है आशिक वही है कातिल भी, जो है आशिक वही है कातिल भी, वाह क्या सीन है अनार कली, वाह क्या सीन है अनार कली दर्द गमगीन है, अनार कली। एक और शेर देखिए, इस शेर में भी कुछ प्रतीक मैंने चुने हैं, कुछ बिंब चुने हैं, कुछ नया प्रयोग मेरा है, और वो ये कि हाथ बांधे हुए खड़ा चुप है, हाथ बांधे हुए खड़ा चुप है, यह अलादीन है अनार कली, यह अलादीन है अनार कली शाम गमगीन है, अनार कली दर्द गमगीन है, अनार कली। और एक मक्ते का शेर देखिएगा कि सैकड़ों हैं सलीम ईश्वर जी, सैकड़ों हैं सलीम ईश्वर जी, सिर्फ दो तीन है अनार कली, सिर्फ दो तीन है अनार कली शाम गमगीन है अनार कली दर्द नमकीन है अनार कली हुस्न के पाँव में है जंजीरें, हुस्न के पाँव में है जंजीरें, इश्क स्वाधीन है अनारकली। तो अनारकली को समर्पित मेरी ये गज़ल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल आप तमाम दोस्तों को मैंने बताया और सुनाया भी। आप सब देख भी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि प्रतिक्रिया मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि इस लैपटॉप में कुछ तकनीकी रूप से जो मुझे परेशानी हुई, जिसके कारण मैं लेट भी आया थोड़ा सा 5 मिनट। तो कहीं न कहीं से मैं शीघ्र ही आपको और भी चीज़ें सुनाऊँगा और अच्छी चीज़ें, जिनको भी चूँकि हमारे इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर राजेश कुमार माझी जी, वो भी अगर हैं कि नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमारे डॉक्टर माझी हैं तो मुझे लगता है कि वो सुन रहे होंगे और मैं माझी सर से ये कहना चाहूँगा कि माझी साहब, आपके सौजन्य से जो मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे अच्छा लगा और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ और आप सभी मुझे देख रहे हैं
तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि अगर किसी विद्वान के बारे में कहीं किसी की जानकारी पूछती है, तो वो बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस पर भी हमारे कुछ दोस्तों की प्रतिक्रिया आई है, नहीं आई है, पता नहीं चल रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को एक और चीज़ें सुना देना चाहता हूँ। एक बज्जिका बिहार की एक भाषा है और बहुत ही शीघ्रता से ये समृद्ध भाषा की ओर बढ़ रही है और वो बज्जिका भाषा जो है उस बज्जिका भाषा की स्थिति यह है कि बहुत ही अ, जल्द वो भी भाषा अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी और जिस तरीके से भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मागधी है और बज्जिका है। तो मैं बज्जिका की एक रचना चूँकि मैं बज्जिका में भी लिखता रहा हूँ और लगभग बहुत पहले से जो शुरुआती दौर से कुछ लोग हैं बज्जिका में, तो वो देखते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो इसीलिए वो मैं बज्जिका में आप लोगों को वो ज़रूर बताना चाहूँगा। ये गीत देखिए कि ये गीत बड़ा ही अभी के लिए रोचक है और थोड़ा-सा रस परिवर्तन मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा जो लोग आए हैं जुड़ के मैं एक बार और निवेदन करूँगा कि कुछ और मित्रों को तक भी ये बात पहुँचा दीजिए। तो बज्जिका का ही एक गीत मैं आप लोगों को सुना दूँ। बज्जिका जैसा मैंने कहा क्या कि बिहार की भाषा है और बिहार की बहुत ही समृद्धि भाषा की ओर बढ़ने वाली भाषा है। तो बज्जिका भाषा में एक गीत आप देखिए उसका आनंद लीजिए, उसके जो देशज शब्द हैं, उन देशज शब्दों का। और अक्सर आजकल हम जब फ़ोन पे बात करते हैं, आपसे जब हमारी बात होती है या जिन लोगों से बात होती है, तो तुरंत हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं बज्जिका में या हिंदी में कि हाउ आर यू इंग्लिश में और हिंदी में पूछते हैं क्या हाल है? और बज्जिका में पूछते हैं की हाल हव? तो आइए वहाँ से ये शुरू होता है गीत कि की हाल हव? एक हमारे जैसा, आपके जैसा मित्र अगर पूछता है कि की हाल हव रे? तो उस पर दोस्त को क्या जवाब वो देता है, वो इस गीत में है। उसका आनंद आप लीजिए। कि कहियो कि कहियो हाल दोस रे, कि कहियो हाल दोस रे, मुश्किल सवाल दोसरे कि कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे कि कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, विक्रम बैताल दोसरे कि कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे कि कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे। छंद अब देखिए कि असगर पखेरु हम छूट गेलौ पात, असगर पखेरु हम छूट गेलौ पात, आ झड़ गेलौ केस और गिर गेलौ दांत, झड़ गेलौ केस और गिर गेलौ दांत, बिला गेलौ धोध और खिया गेलौ कांत, बिला गेलौ धोध और खिया गेलौ कांत, टूटे पर लागल हौ दुनिया के तांत, टूटे पर लागल हौ दुनिया के तांत, चोटक गेलौ, चोटक गेलौ, अरे चोटक गेलौ गाल दोसरे की कहियो हाल दोसरे, की कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, विक्रम बैताल दोसरे की कहियो हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे। दूसरा शब्द देखिए कि चढ़लौ बूढ़ारी तब बढ़ गेलौ रोग, चढ़लौ बूढ़ारी तब बढ़ गेलौ रोग,
सब कुछ अछैते हौ लिखल न भोग, सब कुछ अछैते हौ लिखल न भोग, दिन पर दिन लट गेलियौ थक लेलियौ सोग, दिन पर दिन लट गेलियौ ध लेलकौ सोग, फसल हौ जिंदगी अब माया के दोग, फसल हौ जिंदगी अब माया के दोग, फाटल हौ जाल दोसरे, बिगड़ल ग्रह चाल दोसरे, की कहियौ हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे, की कहियौ हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे। एक और स्थिति देखिए, इस उम्र में आके क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि बेटा विदेश गेलौ बेटी ससुराल, बेटा विदेश गेलौ बेटी ससुराल, मलकिनी के भी अब अजबे हौ ताल, मलकिनी के भी अब अजबे हौ ताल, के करतौ सेवा आ के पुछतौ हाल, के करतौ सेवा आ के पुछतौ हाल, टूअर सन जिंदगी के रामे रखवाल, टूअर सन जिंदगी के रामे रखवाल, ऊपर टकसाल दोसरे, ऊपर टकसाल दोसरे, भीतर कंगाल दोसरे, ऊपर टकसाल दोसरे, भीतर कंगाल दोसरे, अब मत खंगाल दोसरे, सम्मुख हौ काल दोसरे, की कहियौ हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, जिंदगी के हाल दोसरे, विक्रम बेताल दोसरे, की कहियौ हाल दोसरे, मुश्किल सवाल दोसरे। तो आप सभी तमाम दोस्तों को मैं अपनी इन कविताओं से चेन्नई में बैठा हुआ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छी रचनाएं सुनाऊं। ये अगर मुझे यहाँ पर ये मिलता रहता अगर फीडबैक, तो थोड़ा सा मुझे ठीक रहता, लेकिन वो लग नहीं रहा है, कारण कुछ इससे दिक्कत हो रही है। तो चलिए उसमें एक और आपको गजल सुना के और फिर मैं विदा लूंगा, लेकिन उसके पहले एक दो गीत पुनः नवगीत के लिए मैं जो लिखता रहा हूँ वो आप लोगों को जरूर एक गीत सुना देना चाहूँगा। और ये जो गीत है ये खास करके इस पीरियड में काफ़ी लोगों के साथ ये अच्छा लगा है लोगों को, तो आपको भी मैं ये गीत सुना दूंगा और सुनाना चाहूँगा कि देखिए कैसा आपको लगता है ना। और ये गीत अब देखिए, ये आज की स्थिति है दिल्ली के दोस्तों से, देश के दोस्तों से, कोरोना के जो आज हमारा से दूसरा लॉकडाउन 2 खुला है, लेकिन तमिलनाडु में लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है 31 तारीख तक के लिए। तो उस दौर में एक ये गीत, मेरा नवगीत आप लोग सुनिए कि भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, समझाती है पुलिस और समझाता है शासन, समझाती है पुलिस और समझाता है शासन, लेकिन ठान लिया है कि तोड़ेंगे अनुशासन, लेकिन ठान लिया है कि तोड़ेंगे अनुशासन, समझाती है पुलिस और समझाता है शासन, लेकिन ठान लिया है तोड़ेंगे ही अनुशासन। और 30 मार खा बने हुए हैं खुद में पाले रोग, 30 मार खा बने हुए हैं खुद में पाले रोग, और भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, लगता है उनको यह सब है झूठा खेल तमाशा, लगता है उनको यह सब है झूठा खेल तमाशा, बाकी तो दुग्गी गुलाम हैं वे हैं इक्का बासा,
बाकी तो दुग्गी गुलाम है, वे है एक का बादशाह। कुपित कोरोना के कारण, कुपित कोरोना के कारण भोगेंगे निश्चित भोग। भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। और अंतिम क्षण देखिए कि मजबूरी है दूरी रखना, मजबूरी है दूरी रखना अपनों से भी आज, मजबूरी है दूरी रखना अपनों से भी आज। और खतरनाक इस बीमारी का है बस यही इलाज। बदल गई है सकल विश्व की गणनाएं और योग, बदल गई हैं सकल विश्व की गणनाएं और योग। भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, भीड़ भाड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। और दोस्तों, ये सब जो अभी हम आपके साथ बांट रहे हैं, अगर कहीं से ये लगता है कि हमारा ये काव्य पाठ आपके लिए रहा तो कुछ मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि आप में से कौन देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है। तकनीकी रूप से इसलिए उतना उत्साह मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक और चीज सुना के और फिर आपसे इसी इसी क्रम में, आपने जलगांव के मामले को देखा है। जलगांव में लगभग 16 मजदूरों की मृत्यु ट्रेन से कट के हो गई थी। और वे बेचारे इस दौर में चले जा रहे थे इसलिए ट्रेन वाले रास्ते से, रेलवे लाइन से, कि अगर वो सड़कों से जाते तो पुलिस पकड़ती और उन्हें आगे बढ़ने का नहीं मिलता, फाइन भी करती। लेकिन ट्रेन वाले रास्ते पे, पटरी वाले रास्ते पे पुलिस तो नहीं रहेगी, और इसलिए वो चले जा रहे थे, थोड़ा रास्ता भी ठीक रहेगा। और अभी कोरोना में ट्रेन भी बंद है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मालगाड़ी उनके जीवन की यही लीला को समाप्त कर देगी। तो उनके मरने के बाद पटरियों पे कुछ रोटियां बिखरी हुई आपने देखी थी। वो चित्र पूरे देश में अखबारों पे, टीवी पे आया था। और उन रोटियों को देखने के बाद बड़ा अजीब लगता था कि इन रोटियों के लिए ही ये निकले थे परदेश, और इन रोटियों को बिखरना पड़ा और उनका दम वहीं उसी रास्ते में टूट गया। तो देखिए, उन रोटियों को प्रतीक बना के मेरा जो ये एक कविता है वो, कि रोटियों पर लिखा है जो नाम, रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? पढ़ सकोगे पटरियों पर सांस ढोने की व्यथाएं, पढ़ सकोगे पटरियों पर सांस ढोने की कथाएं, पांव को ललकारती माँ बाप की व्याकुल व्यथाएं, मृत्यु की वह पटकथा कोहराम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? मृत्यु की वह पटकथा कोहराम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? अनसुनी कर दी है तुमने गांव की हर प्रार्थनाएं, अनसुनी कर दी है तुमने गांव की हर प्रार्थनाएं, पढ़ नहीं सकते कभी तुम श्रमिक की अभ्यर्थनाएं। कि अनसुनी कर दी है तुमने गांव की हर प्रार्थनाएं, पढ़ नहीं सकते कभी तुम श्रमिक की अभ्यर्थनाएं। आखिरी वह सांस चिर विश्राम, आखिरी वह सांस चिर विश्राम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम। हाथ का श्रम चाहिए। मैं चाहूंगा आप तमाम लोगों से, सारे बौद्धिक श्रोता जुड़े हैं यहाँ, मैं उनको उद्वेलित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो इस पंक्तियों को जिस गहराई में जाकर मैंने लिखा है उस गहराई तक मेरे साथ इस काव्य यात्रा में शामिल हो। कि हाथ का श्रम चाहिए पर पांव की चिंता न, हाथ का श्रम चाहिए पर पांव की चिंता न तुमको, रेट बस कम चाहिए उन पेट की। कि हाथ का श्रम चाहिए पर पांव की चिंता न तुमको, रेट बस कम चाहिए उन पेट की चिंता न तुमको। चल रहा षड्यंत्र यह अविराम, चल रहा षड्यंत्र यह अविराम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम, क्या कभी तुम पढ़ सकोगे? रोटियों पर है लिखा जो नाम। एक ये
भी मैंने आपके सेवा में दिया। और चलते चलते एक और आपको गीत, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार उठा कि आखिर ये सारे लोग जो गांव जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। उनको सब कुछ है, सारी सुविधा दे रही है सरकार, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी वो गांव जाने के लिए क्यों परेशान है। तो जो गांव की मिट्टी से मेरे दोस्त यहाँ हैं वो सब सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि गांव की मिट्टी का एक आकर्षण होता है। अपने पूर्वजों की वहां एक सांसें बिखरी होती हैं जो हमारा स्वागत करती हैं। हमारे गांव में झगड़ा भले हो लेकिन एक मोहब्बत भी रहता है, और लगता है कि अगर हम कहीं मर गए तो परदेश में क्यों मरे, मरना ही है तो अपने गांव में जाके मरे। और इसीलिए वो इतने इतने हजार किलोमीटर तक की यात्रा के लिए चल पड़े, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। कितनी दूर है, कैसे जाएंगे, खाना है नहीं खाना है, उनको चल देना था और वो चल पड़े। कितनी दर्दनाक स्थिति थी, आप सबने टीवी पे रेडियो पे उनके पैरों के निशानी, उनके पांव से गिरते हुए खून, उनके पांव के छाले, छोटे से बच्चे को माथे पे लिए हुए, अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे लिए हुए, ऐसे ऐसे दर्दनाक दृश्य आपने देखे होंगे। और आपको भी लगा होगा कि वो क्यों जा रहे हैं गाँव। तो मैंने उस प्रश्न को अपनी कविता में ढूंढने का प्रयास किया है। तो ये देखिए कि लौट जाना है हमें अब गाँव, लौट जाना है हमें अब गाँव, फिर भले ही मौत आए। लौट जाना है हमें अब गाँव, फिर भले ही मौत आए। लौट जाना है हमें अब गाँव, फिर भले ही मौत आए। भोर के सपनों ने छोड़ा साथ, भोर के सपनों ने छोड़ा साथ, पास बैठी है विवशताएं। भोर के सपनों ने छोड़ा साथ, पास बैठी है विवशताएं। नाचता गिरगिट हमारे माथ, रो रही काका के माताएं। भोर के सपनों ने छोड़ा साथ, पास बैठी है विवशताएं। नाचता गिरगिट हमारे माथ, रो रही काका के माताएं। रोकने से भी रुके नहीं पाओ, रोकने से भी रुके नहीं पाओ, मौत की भी सौत आए। लौट जाना है हमें अब गाँव, फिर भले ही मौत आए। रोकने से भी रुके नहीं पाओ, मौत की भी सौत आए। लौट जाना है हमें अब गाँव, फिर भले ही मौत आए, फिर भले ही मौत आए। एक और छंद देखिए कि श्रम किया दिन रात जिनके द्वार, श्रम किया दिन रात जिनके द्वार, भूल कर अपना सकल संसार। श्रम किया दिन रात जिनके द्वार, भूल कर अपना सकल संसार। दी बना सड़कें नगर बाजार, दी बना सड़कें नगर बाजार। कि श्रम किया दिन रात जिनके द्वार, भूल कर अपना सकल संसार। दी बना सड़कें नगर बाजार, पर मिला बदले में दुर्व्यवहार, पर मिला बदले में दुर्व्यवहार। है करील के पास जाना अब, है करील के पास जाना अब। आप लोगों को याद होगा वो एक रसखान की जो कविता है उसमें आता है कि करील के कुंजन ऊपर बारों, है ना, कलधौत के धाम। करील के कुंजन ऊपर, वो रसखान कहते हैं कि करील के जो ये कुंज हैं ब्रज में, उन पे मैं सोने के बने हुए मकानों को भी निछावर कर दूं। तो वो आपने अगर वो सुना होगा कि कौतुक, अरे वाह कुछ नाम आ रहे हैं, मंजू रुस्तगी जी का नाम आया है, बहुत बहुत आभार। सरला विजय सिंह जी हैं, मंजू सुभाष रुस्तगी जी हैं, हमारे और सारे मित्रों का कुछ नाम आता है, कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए कि वही है ना कि मानुष हो तो बसाओ रसखान, वह ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। रसखान की जो वो पंक्तियां हैं, और जो पशु हो तो बसेरो करो, और उसी में ये आता है कि कौतुक ही कलधौत का धाम, कोटि ही कलधौत का धाम, करूल के कुंजन ऊपर, तकरील के कुंजों के ऊपर मैं सारे जो ये हैं उनको न्यौछावर कर दूं। हमारे देख रहा हूं मैं प्रशांत पारस जी भी हैं, बहुत राजेश जी भी आ गए हैं, स्वागत है सर आपका, और बहुत अच्छा लगा। तो ये जो करील है वो इसमें मैंने रखा है कि गांव में करील है तो है, वो मेरा है, लेकिन आपका कलधौत है तो आपका है। और उस पर देखिए उनके जाने का एक कारण बड़ा सा कि श्रम किया दिन रात जिनके द्वार, भूल कर अपना सकल संसार। दी बना सड़कें नगर बाजार,
पर मिला बदले में दुर्व्यवहार, पर मिला बदले में दुर्व्यवहार, है करील के पास जाना अब, है करील के पास जाना अब, फिर भले कल धौत आए, लौट जाना है हमें अब गांव, फिर भले ही मौत आए, लौट जाना है हमें अब गांव, फिर भले ही मौत आए। और उसी के साथ ही अ, उन्होंने अपना गांव का रुख कर लिया। और इस तरह से कहिए कि वो प्रश्न जो आज भी हम पूछते हैं कि क्यों वो चले गए, तो वो देख लीजिए आखिरी छंद इस लाइन का एक और कारण, कि अब न बनना है अलग मजदूर। देखिए आज लोग आ रहे हैं पंजाब से गाड़ियां लेके, कई जगह से तो फ्लाइट से उनको ले जाने की बात चल रही है, कई जगह से विशेष ट्रेन से वापस उनको लेके जाने की बात चल रही है, क्योंकि ये वही मजदूर हैं जिन्होंने उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वो थे प्रवासी रह के, उन्होंने उस क्षेत्र को हरा भरा किया, उस क्षेत्र को गुलजार किया, उस क्षेत्र के विकास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन जब ये स्थिति आई तो वो जगह उनका अपना नहीं रहा। और अब वो क्या चाह रहे हैं देखिए, कि अब न बनना है अलग मजदूर, अब न बनना है अलग मजदूर, घर से निकलेंगे न अब हम दूर। अब न मणि, मणि